हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर नंबर 14 जो आपके सिलेबस में है। ये चैप्टर पढ़ाने का मेरा रीज़न ये है कि आपका इसमें से बहुत सारा पार्ट डिलीटेड हो चुका है। इस चैप्टर का 3 to 4 मार्क्स वेटेज है और छोटा सा चैप्टर है, मतलब सिर्फ 14.5 वाला पार्ट हमको करना है, तो फटाफट से वो कर लेंगे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आपका सिलेबस जितना हो सके उतना हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। 90% ही सही, 80% ही सही, लेकिन हमसे जितना जल्दी जितना ज़्यादा सिलेबस कवर हो सकता है हम उतना सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट बायोलॉजी का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अभी आज के सेशन में हमको यहाँ पर देखो क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में से इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो में से हमको 14.5 ये वाला टॉपिक करना है। क्या बोला गया है हमको इधर पे? इकोलॉजिकल सक्सेशन। व्हाट डू वी मीन बाय इकोलॉजिकल सक्सेशन? इस चैप्टर में ज़्यादातर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता क्या है? Ecological means which is related to environment, which is related to what? Which is related to our environment. और succession मतलब क्या होता है? Succession means डेवलपमेंट ऑफ जनरेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ जनरेशन, मतलब 1 by 1 करके, जैसे एक एक करके नई नई जनरेशन आती जाती है, नई नई स्पीशीज़ डेवलप होती जाती हैं, उसको हम बोलते हैं सक्सेशन। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है हमको फर्स्ट पॉइंट में। सक्सेशन कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज़ अ स्पाशियल पैटर्न। स्पाशियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पाशियल मीन्स स्पेस रिलेटेड। स्पाशियल मीन्स क्या होता है? स्पेस रिलेटेड। सो सक्सेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ स्पाशियल पैटर्न विच अकर्स ओवर द टाइम। ये धीरे धीरे करके, ओवर द टाइम मतलब धीरे धीरे करके, जैसे जैसे समय बीतेगा हमको ये सक्सेशन देखने को मिलता है। टाइम इज़ अ क्रूशियल फैक्टर। यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि 1000 साल पहले पृथ्वी अलग थी और 1000 साल बाद पृथ्वी अलग हो गई। वर्ल्ड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन दिखा रहा है हमको। अलग अलग स्पीशीज़ डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे हैं। सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे स्पीशीज़ बदलेंगी। The ecosystem is occupied by the pioneer species. Pioneer species मतलब क्या होती हैं? प्लीज़ इसको अच्छे से समझो, आगे भी हमको ये डिफाइन करके दिया गया है। Pioneer species मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो कहीं पर भी ग्रो हो सकती है जहाँ पर कोई भी न्यूट्रिशन का सोर्स ना हो, मतलब रॉ स्पीशीज़। पायनियर स्पीशीज़ मतलब क्या होती हैं? रॉ स्पीशीज़। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहीं भी ग्रो हो सकते हैं, जो गरम गरम लावा के पास भी ग्रो हो सकते हैं, जहाँ पर सुनामी आई होगी और वहाँ पर सॉइल नहीं होगी, लैंड नहीं होगी, वहाँ भी ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं। तो पायनियर स्पीशीज़ मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो हमारे ओरिजिन का, मतलब बोलते हैं ना, बेस है, नींव है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नींव फॉर्म करते हैं। सो उसको हम बोलते हैं पायनियर स्पीशीज़। सो पायनियर स्पीशीज़ कहीं पर भी फॉर्म हो सकते हैं। एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज। जैसे जैसे साल गुजरेंगे, महीनों गुजरेंगे, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, नई नई स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। सो एज टाइम पासेस स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज, गिविंग वे टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। पहले के टाइम पे सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदला, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट सोर्सेज बदले, वैसे वैसे अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ भी डेवलप होने लगे। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट होगा उतने ज़्यादा न्यू स्पीशीज़ हमको देखने को मिलते हैं। आगे देखो क्या बताया गया है। इवेंचुअली इट लीड्स टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये तब तक होते जाता है, मतलब समझो ऐसा इमेजिन करो, आपके पास एक सीड है, इस सीड को आपने सॉइल में सो किया, तो इस सीड से ऊपर की तरफ एक प्लूम्यूल निकला और नीचे की तरफ एक रेडिकल निकला और ये सॉइल है। फिर धीरे धीरे करके ये प्लांट बना, प्लांट से ये ट्री बना और ट्री से, एक ट्री से बहुत सारे ट्रीज बने। ऐसे देखते देखते पूरा जंगल तैयार हो गया, पूरा फॉरेस्ट तैयार हो गया। तो ये जो लास्ट स्टेज होता है इसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मतलब ऐसा स्टेज जिसकी अब आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकती। बोलते हैं ना मूवी का क्लाइमेक्स आ गया है। क्लाइमेक्स मतलब एंडिंग पार्ट, एंडिंग सीन, एंडिंग कम्युनिटी। सो इवेंचुअली धीरे धीरे करके क्या होगा कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो स्पीशीज़ है, वो धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि अब उसको फर्दर डेवलपमेंट होने का कोई स्कोप ही नहीं है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, देखो इधर क्या बताया गया है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी डज नॉट इवॉल्व फर्दर।
आपको आगे मीनिंग बताया गया है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद उस स्पीशीज के आगे फुल स्टॉप लग जाता है, वो स्पीशीज अब और आगे फर्दर इवॉल्व नहीं होती है। पहले मतलब ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, पहले बंदर थे, बंदर से फिर बीच का आपने पढ़ा था ना 5th चैप्टर में, आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन बहुत सारा इवोल्यूशनरी स्टेप्स देखने के बाद होमो सेपियंस बने। अब होमो सेपियंस के बाद और कोई नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिला है क्या? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं सुना ना आपने कि ह्यूमंस रोबोट बन गए। ह्यूमंस लास्ट लेवल है, ह्यूमंस आर द क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ मैमेलियन सेल। तो ऐसे ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब एंडिंग पार्ट, फुल स्टॉप लग जाता है, इसके आगे स्पीशीज डेवलप हो ही नहीं सकती है। अब आगे देखो क्या बताया गया है, द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो धीरे धीरे, ग्रेजुअल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे, और प्रेडिक्टेबल चेंज, प्रेडिक्टेबल चेंज मतलब जो हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं। प्रेडिक्ट करना मतलब अंदाजा लगाना कि हाँ आज से 10 साल बाद ऐसा होगा, आज से 20 साल बाद ऐसा होगा। तो ये जो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं ना, ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, जो एनवायरनमेंट के साथ साथ कंटिन्यूअस होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम? इकोलॉजिकल सक्सेशन। द चेंज इज सीक्वेंशियल एंड एनवायरमेंटली रेगुलेटेड। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि ये सारे चेंजेस स्टेप बाय स्टेप होते हैं। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? ऐसे, सीड से प्लांट बना, प्लांट से ट्री बना, ट्री से क्लाइमेक्स कम्युनिटी आई। तो ये स्टेप बाय स्टेप हुआ ना। आप इतने से बच्चे थे, बच्चे से डायरेक्ट आप इतने बड़े अडल्ट तो नहीं हो गए, धीरे धीरे करके ही सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस सीक्वेंशियल होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? ये सीक्वेंशियल होते हैं, और ये एनवायरनमेंट इसको कंट्रोल करता है। एनवायरमेंटली रेगुलेटेड, रेगुलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? कंट्रोल करना। रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना। तो एनवायरनमेंट के हाथ में सब कुछ होता है। कब कौन से स्पीशीज को डेवलप करना है, कब कौन से स्पीशीज को स्टॉप करना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन्वॉल्व्स सीक्वेंशियल स्टेप्स लाइक न्यूडेशन। मतलब एक स्पीशीज जब डेवलप हो रही होती है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, मतलब कोई भी स्पीशीज जब स्टार्टिंग से डेवलप होती है तो उनको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि न्यूडेशन, न्यूडेशन मतलब क्या होता है? नेकेड, नेकेड मतलब विदाउट एनी लेयर। जैसे इमेजिन करो, प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं। आपने ये सीड ली, इस सीड के बाहर कोई सीड कोट है, जब तक ये सीड कोट ब्रेक नहीं होगी तब तक इस सीड में से प्लूम्यूल और रेडिकल नहीं निकलेंगे। प्लूम्यूल मतलब क्या होता है? स्टेम वाला पार्ट, और रेडिकल मतलब क्या होता है? रूट वाला पार्ट। तो जब तक हमारी सीड के ऊपर का कोट नहीं निकलेगा तब तक हमको रूट और शूट नहीं मिलेगी। तो सीड को न्यूड करना पड़ता है, मतलब ओपन सीड्स। पहले के टाइम पे ह्यूमंस भी जब नए नए होमो सेपियन बन रहे थे तो उस टाइम पे ह्यूमंस भी कपड़े नहीं पहनते थे। हम लोग स्टार्टिंग से कपड़े नहीं पहनते थे। ह्यूमंस जो स्पीशीज है स्टार्टिंग से ये कपड़े नहीं पहनते थे। पहले लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे, ऐसे ही नेकेड घूमते थे। फिर धीरे धीरे, मतलब ये मैं हजारों सालों पहले की बात कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे करके उन लोगों ने पत्ते यूज करना स्टार्ट किया, मतलब अपनी बॉडी को पत्तों से कवर करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा किसी भी स्पीशीज का क्या होता है? न्यूडेशन। फिर इन्वेजन, इन्वेजन मतलब अलग अलग एरिया में एंट्री लेना, अलग अलग जगह पर ग्रो होना। एसेसिस, एसेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग लिख कर लो। एसेसिस मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लांट और एनिमल स्पीशीज इन अ न्यू हैबिटेट। एसेसिस मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लांट और एनिमल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज इन अ न्यू हैबिटेट। न्यू प्लांट और न्यू एनिमल स्पीशीज लिख देती हूँ मैं इधर पे, न्यू एनिमल स्पीशीज इन अ न्यू हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है? नई जगह, एरिया। हैबिटेट मतलब जहाँ पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने वाले, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम हैबिटेट बोलते हैं। तो एसेसिस का मतलब होता है कि कोई नई स्पीशीज का जन्म होना नई जगह पर। फिर एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब क्या होता है? ग्रुप फॉर्मेशन। एग्रीगेशन मतलब ग्रुप फॉर्मेशन। पहले एक ऑर्गेनिज्म था, फिर वो रिप्रोड्यूस करके 2 बने, मतलब अगर असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होते चला गया। तो एक ऑर्गेनिज्म से पूरी की पूरी कम्युनिटी बन गई, तो उसको हम
हम बोलते हैं एग्रीगेशन। फिर आता है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या होता है, अगर एक ही जगह पे दो अलग अलग तरीके की स्पीशीज रह रही हैं, जैसे समझो ये एक एक्स स्पीशीज है और एक ये वाई स्पीशीज है। अब इसमें से एक्स स्पीशीज और वाई स्पीशीज में से अगर वाई स्पीशीज स्ट्रॉन्गर है तो ये सारे रिसोर्सेज खा लेगी और एक्स स्पीशीज के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो सर्वाइव कौन सी स्पीशीज करेगी, वाई वाली स्पीशीज सर्वाइव करेगी। तो कंपटीशन हो गया ना, एक्स और वाई के बीच में कंपटीशन हो गया, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो कंपटीशन भी तैयार होता है जब अलग अलग स्पीशीज डेवलप होती हैं, और ये एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर कोएक्शन। कोएक्शन का एग्जाम्पल क्या है कि दोनों कम्युनिटी साथ साथ में काम करेंगे, जैसे दोनों स्पीशीज एक दूसरे की मदद करेंगे। जैसे फंगस और अलगे का एग्जाम्पल ले लो, अलगे फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है और फंगस वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। तो ये कोएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, मतलब साथ साथ में एक दूसरे की मदद करना। फिर नेक्स्ट आता है रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। रिएक्शन मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे स्पीशीज रिएक्ट करेंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हमको नेचर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये चेंजेस को हम रिएक्शन बोलते हैं। और स्टेबलाइजेशन मतलब एनवायरनमेंट के साथ साथ कोई स्पीशीज जब कंफर्टेबल होकर स्टेबल होने लग जाती है, जैसे ह्यूमन स्पीशीज अब हम स्टेबल हो रहे हैं, सो इसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा हमारा भी रिएक्शन बदलेगा, बहुत सारे लोगों की डेथ होगी, रिएक्शन होगा, स्टेबलाइजेशन डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो अब आगे देखो क्या बताया, इन सारे टर्म्स का मीनिंग आपको समझना जरूरी है। ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है। ड्यूरिंग सक्सेशन मतलब जब ये न्यू स्पीशीज फॉर्म होती हैं, सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया, मतलब कुछ स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में जाके रहने लग जाते हैं, एंड देयर पॉपुलेशंस बिकम मोर न्यूमरस, और उनकी गिनती बढ़ जाती है। मतलब पहले एक जगह पे 2 लोग रहते थे, अब वहां पर पूरा का पूरा गांव बस गया है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन। Whereas population of other species decline and even disappear, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी नई स्पीशीज के आने के वजह से वहां पे पहले से जो पुरानी स्पीशीज थी वो कम हो जाए या वो डिसअपियर हो जाए। तो ये प्रकृति का नियम है, अगर कोई इंसान आया है, अगर कोई स्पीशीज न्यू बनी है तो वो डिस्ट्रॉय भी होगी एक ना एक दिन। बोलते हैं ना, अगर हमने जन्म लिया है, अगर जन्म तय है तो मरण भी तय है। इफ यू आर बॉर्न देन यू विल डाई। तो ऐसे ही जब न्यू स्पीशीज बनती हैं तो पुरानी स्पीशीज डिसअपियर भी हो सकती है या धीरे धीरे करके कम हो सकती हैं। आगे देखो क्या बताया गया है, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड सीयर। क्या बोला गया इसका मीनिंग, सीयर मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट फेज। सीयर मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट फेज। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता रही थी, देखो इधर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, लेट मी जस्ट इरेज दिस। हाँ, तो क्या एग्जांपल देख रहे थे हम, आपने एक सीड था, सीड से आपने प्लांट ग्रो किया और प्लांट से आपने ट्री बनाया और ट्री से आपको फॉरेस्ट मिला। क्या मिला, ट्री से आपको फॉरेस्ट मिला। तो ये फॉरेस्ट और सीड के बीच के ये जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं इसको हम बोलते हैं सीयर। क्या बोलते हैं इसको हम, सीयर। मतलब स्टार्टिंग स्टेज से लेकर क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंचने तक, दिस इज पायनियर स्टेज एंड दिस इज क्लाइमेक्स स्टेज। ये कौन सा स्टेज है, क्लाइमेक्स स्टेज। तो पायनियर स्टेज से लेकर क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंचने तक ये बीच के जो इंटरमीडिएट फेजेस होते हैं इसको हम बोलते हैं सीरल या सीयर स्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम, सीयर स्टेज। Alternatively, it is an entire gradient of organisms from pioneer stage to climax stage. मैंने आपको exactly अभी यही बताया कि सीयर स्टेज मतलब क्या होता है, पायनियर स्टेज से लेकर क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंचने का सफर, ये जो बीच का इंटरमीडिएट सफर होता है इसको हम बोलते हैं सीरल स्टेज। The individual transitional communities are termed serial communities, और इन communities को हम क्या बोलेंगे, serial communities। क्या बोलेंगे इन communities को हम, serial communities। जो बीच की intermediate groups हैं उनको serial communities बोलेंगे। In the successive serial stages, there is a change in the diversity of species of organisms. जैसे जैसे न्यू कम्युनिटीज फॉर्म होंगे वैसे वैसे नई नई स्पीशीज आएंगी, नई नई वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलेंगे। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज एन इंक्रीज इन द टोटल बायोमास। तो देखो इधर पे बोला क्या जा रहा है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा, जैसे जैसे स्पीशीज डेवलप होंगी, वैसे वैसे हमको भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप की स्पीशीज देखने को मिलेंगी, उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ उनका बायोमास बढ़ेगा। बायोमास मतलब उनका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन।
कोई भी स्पीशीज या तो कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बनाती है या तो वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। तो ये जो भी है, यूजफुल प्रोडक्ट हो या वेस्ट प्रोडक्ट हो, उसको बायोमास बोलते हैं हम। तो अगर स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनके प्रोडक्ट का भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमको यही बताया गया है। तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी स्पीशीज जब न्यू सक्सेशन स्टार्ट होता है तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, कौन से कैसे कैसे होता है। न्यूडेशन, इन्वेजन, एसेसिस, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन, कोएक्शन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन और सीरल स्टेज क्या होता है, ये आपको याद रखना है इस स्लाइड में से। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो आपको इधर क्या बताया गया है। द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकॉज ऑफ that has occurred over millions of years since life started on earth। तो क्या बोला गया हमको, आज अभी recent टाइम में वर्ल्ड में हमको कितने सारे वैरायटी देखने को मिल रहे हैं, वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और ये डाइवर्सिटी क्यों देखने को मिल रही है हमको, क्योंकि अर्थ में पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा बोला जाता है कि वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो देखा गया था। और जबकि ये भी सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा है, ये भी कंफर्म नहीं है कि पहला सेल कब देखा गया था। ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया गया है कि करोड़ों साल पहले पहला सेल देखा गया था, बट एक्चुअली ट्रुथ किसी को भी नहीं पता है। तो इतने सालों से जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके वजह से आज हमको वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ स्पीशीज देखने को मिलते हैं। Succession is hence a process that starts where no living organisms were present before। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको बोला था कि सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पायनियर स्टेज, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ऑन अ न्यूली फॉर्म्ड वोल्केनिक आइलैंड, मतलब समझो अभी अभी कहीं पर वोल्केनो फूटा है, अभी अभी कहीं पर लावा निकला है। अब इतनी गर्म जगह पर कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, बट वैसी जगह पे भी हमको एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स देखने को मिलते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहीं से तो आए होंगे, वो भी नेचर का ही पार्ट है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नामुमकिन जगह पर ग्रो होते हैं वो सक्सेशन का एग्जाम्पल है। मतलब जहाँ कुछ ग्रो नहीं हो सकता वहाँ पर पायनियर ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं? पायनियर ऑर्गेनिजम्स। अदर एग्जांपल्स में देखो क्या बताया गया है। अदर एग्जांपल्स ऑफ एरिया वेयर प्राइमरी सक्सेशन so other examples of areas where primary succession occurs आर न्यूली कूल्ड लावा। मतलब हमको अब एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमको न्यू ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पर नया नया लावा निकला होगा वहाँ पर आग थोड़ी ठंडी होने के बाद जो राख बचती है, जो एशेस बचते हैं, उस एशेस में से फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पता नहीं क्या क्या कंटेंट यूज़ करके वहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। पहले एनारोबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, फिर धीरे धीरे करके एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब पहले विदाउट ऑक्सीजन वाले ऑर्गेनिजम्स, फिर ऑक्सीजन यूज़ करने वाले ऑर्गेनिजम्स। सो कौन सी जगह पे हमको ये पायनियर स्पीशीज देखने को मिलती है? न्यूली कूल्ड लावा, रॉक्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर। कहीं पर नया नया रिजर्वायर बना है, पॉन्ड बना है, तो वहाँ पर हमको न्यू स्पीशीज देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, मतलब वो पायनियर स्पीशीज हैं। और उन पायनियर स्पीशीज को, वो कौन सी स्पीशीज हैं? पायनियर स्पीशीज हैं। पायनियर स्पीशीज जब ग्रो होती हैं तो उसको हम कौन से टाइप का सक्सेशन बोलते हैं? प्राइमरी सक्सेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? प्राइमरी सक्सेशन। मतलब जहां कुछ भी नहीं था, जीरो, नल, जहां कुछ भी नहीं था वहां पर ये स्पीशीज ग्रो हुए, तो इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट डेवलपमेंट, प्राइमरी सक्सेशन। धीरे धीरे करके हजारों सालों के बाद जब धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत सॉइल बनना स्टार्ट होता है, लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो उधर पे न्यू ऑर्गेनिजम्स आना स्टार्ट होते हैं, तो फिर उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। पहले प्राइमरी सक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। The establishment of a new biotic community is generally very slow। जब जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पर अगर स्टार्टिंग से कोई चीज़ बनना स्टार्ट होगी तो उसका डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखो। जहाँ पहले से कुछ भी नहीं था वहाँ पर पहला फर्स्ट स्पीशीज़ बनाना ये बहुत बड़ा टास्क होता है, तो इसके लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। तो पहले क्या बनता है? मतलब पहले आपके पायनियर स्पीशीज़ बनते हैं। Before a biotic community of organisms, of diverse organisms can become established, there must be soil। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी न्यू स्पीशीज़ के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सॉइल। क्योंकि सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स,
वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिना लैंड के, बिना सॉइल के कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो ही नहीं सकता। ओके, सो बिफोर, मतलब कोई भी न्यू कम्युनिटी बनने से पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? सॉइल का होना इंपॉर्टेंट है। सॉइल कैसे बनती है? रॉक, आपके जो पत्थर होते हैं, पत्थर के ऊपर की लेयर धीरे धीरे करके शेड की जाती है, मतलब पत्थर को तोड़ा जाता है तो सॉइल बनती है। ठीक है, तो ये सॉइल बनाने वाली जो प्रोसेस है, इसके लिए 1000 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है? 1000 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये सॉइल का कन्वर्जन कौन करता है? बहुत सारे अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स, या फिर आप बोल सकते हो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो इन पत्थरों के ऊपर ग्रो होते हैं, वो इस पत्थर को ब्रेक करके सॉइल बनाते हैं। ओके, so depending mostly on the climate, it takes natural processes several hundred to several thousand years to produce fertile soil on bare rock. तो क्या बोला गया इधर पे हमको कि नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रॉक जो है वो कितना जल्दी सॉइल बनाएगा। देखो, जब रॉक ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या बोलते हैं उसको हम? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग मतलब रॉक का ब्रेक होना। रॉक ब्रेक होके क्या देगा हमको? सॉइल देगा। रॉक ब्रेक होके हमको क्या देगा? सॉइल देगा। तो ये जो रॉक ब्रेकिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस होने के लिए कई 100 साल भी लग सकते हैं और कई 1000 साल भी लग सकते हैं। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कब कितना जल्दी रॉक बन जाएगा, आई मीन सॉइल बन जाएगी। तो आगे देखो प्राइमरी सक्सेशन के बारे में क्या बताया गया। अच्छा, पहले सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में दिया है। ओके, तो सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। प्राइमरी सक्सेशन में हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी सक्सेशन मींस जहां पर पायनियर स्पीशीज ग्रो हो रही है। और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा? Secondary succession begins in areas where natural biotic communities have been destroyed, such as in abandoned farmlands, burned or cut forest, lands that have been flooded, etc. तो सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ देखने को मिलता है हमको? जहाँ पर पहले से कोई स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गई है। मतलब जहाँ पर पहले से प्राइमरी स्पीशीज थी, जहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये मैंने दो बार लिख दिया, इसका मतलब भी प्राइमरी होता है। हाँ, तो जहाँ पर पहले से प्राइमरी स्पीशीज थी उस एरिया को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब वहाँ पर वापस न्यू स्पीशीज ग्रो हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट रहा होगा तभी प्राइमरी स्पीशीज बने। प्राइमरी स्पीशीज बनने के बाद समझो उधर सुनामी आ गई तो सारे स्पीशीज मर गए। अब वापस सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्टिंग एकदम बेस जो चाहिए होता है वो तो पहले यहाँ पर रेडी हो गया है। जब प्राइमरी स्पीशीज बनती है तो बेस रेडी होता है। अब स्पीशीज खत्म हो गई लेकिन बेस तो वही है ना, तो उसी बेस के ऊपर न्यू स्पीशीज बनाना, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो अगर आपको एग्जाम में आया डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे प्राइमरी सक्सेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्ट देन प्राइमरी सक्सेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन बेस से स्टार्ट होता है और सेकेंडरी सक्सेशन के लिए तो पहले से बेस रेडी होता है, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ ग्रो होता है? जहां पहले प्राइमरी सक्सेशन ग्रो हुआ था वहीं पर। ओके, ऑल राइट। Since some soil or sediment is present, succession is faster than in primary succession। तो मैंने अभी आपको यही बोला कि प्राइमरी सक्सेशन तो डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन उधर का बेस तो प्रेजेंट है ना, मतलब उधर पे जो भी सॉइल थी वो सॉइल तो अभी भी प्रेजेंट है। तो इसी सॉइल में न्यू स्पीशीज को ग्रो होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए ये फास्टर सक्सेशन होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंजेस इन वेजिटेशन। तो जब हम सक्सेशन की बात करते हैं तो ज़्यादा फोकस हम किसके ऊपर देते हैं? वेजिटेशन, मतलब डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। However, these vegetational changes in turn affect food and shelter for various types of animals। तो देखो हमने क्या पढ़ा था? कंपटीशन के बारे में पढ़ा था हमने अभी पीछे, कि जहाँ पर दो अलग अलग टाइप की स्पीशीज रहेंगी, एक्स स्पीशीज एंड वाई स्पीशीज। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा क्योंकि फूड लिमिटेड है, शेल्टर लिमिटेड है। तो जो स्पीशीज स्ट्रांग होगी उसको सारा फूड और सारा शेल्टर रहने की जगह मिलेगी। तो इसीलिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता है फूड और शेल्टर के लिए। ओके, Thus, as succession proceeds, the number and types of animals and decomposers also change। तो जैसे जैसे स्पीशीज डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन में भी चेंजेस होंगे। जो स्पीशीज ज़्यादा स्ट्रांग होगी वो सर्वाइव करेगी, जो स्पीशीज कम स्ट्रांग होगी वो या तो कम हो जाएगी नंबर में या तो खत्म हो जाएगी। At any time during primary और secondary succession, ये ध्यान से सुनो, जब भी
प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा है, मतलब कोई न्यू स्पीशीज डेवलप हो रही है और उसके डेवलपमेंट के बीच में नेचर डिस्ट्रॉय हो गया, तो इतनी जो मेहनत है, मतलब पायनियर स्पीशीज ने ग्रो होना स्टार्ट किया था, इसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। तो प्राइमरी स्पीशीज ने ग्रो होना स्टार्ट किया और अचानक से नेचर डिस्ट्रॉय हो गया, तो इतनी मेहनत पूरी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस, मतलब नेचर के वजह से या ह्यूमन के वजह से अगर कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, जैसे आग लग जाना या जंगल काट देना, तो उसके वजह से क्या होगा, इतनी मेहनत से हमारे जो स्पीशीज डेवलप हुए हैं वो पूरी की पूरी वापस कन्वर्ट हो जाएगी सीरल स्टेज में। मतलब जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ होगा, सीड से प्लांट, प्लांट से ट्रीज, ट्रीज से फॉरेस्ट, ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई होगी, ये सारी की सारी डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, समझो अगर तुमने जंगल में आग लगा दी, क्या कर दिया तुमने, जंगल में आग लगा दी, तो सारे पेड़ जल जाएंगे और हम वापस जीरो पे आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं गोइंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेज। सो सी, अगर कभी भी आपके प्राइमरी सक्सेशन या सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान नेचर के वजह से या ह्यूमंस के वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो उसके वजह से आप वापस से सीरल स्टेज से प्रीवियस स्टेज में पहुंच जाओगे। सीरल स्टेज मतलब क्या होता है, डेवलपिंग स्टेज, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज। और इसी स्टेज में अगर मैंने आग लगा दी, या क्लाइमेक्स स्टेज में भी, लास्ट स्टेज में भी अगर मैंने आग लगा दी या जंगल काट दिए, तो मेरी तो इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई और मैं वापस से स्टार्टिंग स्टेज में आ गई। तो इसको हम बोलते हैं गेटिंग बैक टू प्रीवियस स्टेज। Also, such disturbances create new conditions that encourage some species and discourage or एलिमिनेट अदर स्पीशीज। अब इसमें भी कुछ ना कुछ फायदा होता है। जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, मतलब जब भी नेचर का कोई डिस्टर्बेंस फॉर्म होता है या ह्यूमंस की वजह से कोई डिस्टर्बेंस फॉर्म होता है और सीरल स्टेज से कोई भी स्पीशीज वापस जीरो पे चली जाती है, तो इसके वजह से हो सकता है कि अब कोई न्यू स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जीरो पे पहुंचने के बाद अब नई स्पीशीज को मौका मिलता है ग्रो होने का, तो वापस से पायनियर स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि कभी कभी ऐसे डिस्टर्बेंसेस के वजह से न्यू स्पीशीज को एनकरेजमेंट मिलती है, मतलब कुछ न्यू स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट हो सकती है। अब देखो आगे क्या बताया है हमको। ओके, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट। देखो क्या बोला इधर पे, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट। हम प्लांट्स के सक्सेशन की बात कर रहे हैं। हमने प्राइमरी सक्सेशन देखा। प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या होता है, पायनियर स्टेज से डेवलपमेंट स्टार्ट होना, मतलब पायनियर स्पीशीज बनना। फिर सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, जहां पर ऑलरेडी प्राइमरी सक्सेशन हो चुका था पर उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वहां पर अब न्यू स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट हो रही है। तो इन न्यू स्पीशीज को पहले से कुछ ना कुछ बेसिक प्रोडक्ट मिलता है जो प्राइमरी सक्सेशन के टाइम पे बना था। तो ये बेस प्रेजेंट होने के वजह से जो न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रही है ये फास्ट फॉर्म होगी। प्राइमरी सक्सेशन होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन के टाइम पे जो सॉइल फॉर्म हुई थी वही सॉइल न्यू ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन के लिए। तो इधर पे देखो हमको प्लांट के सक्सेशन के बारे में बताया गया कि कोई भी प्लांट कैसे डेवलप होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, वेदर इट इज़ वाटर और इट इज़ ऑन वेरी ड्राई एरिया। अगर कोई प्लांट पानी में ग्रो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रार्क, और अगर कोई प्लांट एकदम डेजर्ट, एकदम ड्राई कंडीशन में ग्रो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे जेरार्क। तो डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप नदी में प्लांट ग्रो कर रहे हो या आप रेगिस्तान में प्लांट ग्रो कर रहे हो। सो डिपेंडिंग वेदर यू आर ग्रोइंग योर प्लांट इन वाटर और यू आर ग्रोइंग इट इन वेरी ड्राई एरियाज, सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रार्क। मतलब अगर आप पानी में प्लांट्स को ग्रो करोगे तो उसको हाइड्रार्क बोलेंगे, अगर आप ड्राई एरिया में उस प्लांट को ग्रो करोगे तो उसको जेरार्क बोलेंगे। ओके, हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वाटर और वेटर एरियाज। वेटर मतलब गीले गीले इलाकों में। सो हाइड्रार्क मतलब पानी में ग्रो होने वाले प्लांट्स कहाँ ग्रो होंगे, गीले इलाके में ग्रो होंगे। एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेसेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन। देखो मेसिक कंडीशन मतलब क्या होता है, इधर देखो मीनिंग बताया गया है। मेसिक कंडीशन मतलब ऐसा कंडीशन जो ना तो बहुत ज़्यादा गीला होगा ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, मीडियम कंडीशन। मेसिक मीन्स मीडियम, हाइड्रार्क मतलब गीला और जेरार्क मतलब सूखा। सो धीरे धीरे करके जो प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं एंडिंग में, मतलब समझो हाइड्रार्क प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं। जो प्लांट्स पानी में ग्रो होना स्टार्ट हो रहे थे
वही प्लांट्स धीरे धीरे करके लैंड पे ग्रो होने लगेंगे, और जो प्लांट्स पहले से किसी डेजर्ट एरिया में ग्रो हो रहे हैं वो प्लांट्स भी धीरे धीरे करके नॉर्मल लैंड में ग्रो होने लगेंगे, जहाँ पर वाटर भी होगा और ड्राइनेस भी होगी, मतलब दोनों चीज़ों का प्रेजेंस होगा, वेट प्लस ड्राई। ओके, इसको हम बोलते हैं मेसिक कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेसिक, मतलब मीडियम कंडीशन, नाइदर टू वेट नॉर टू ड्राई। So hydrarch means plants which are growing in wet condition but they eventually lead to mesic condition, and against this, और hydrarch का अपोजिट क्या है? xerarch succession, जिसमें हमको क्या देखने को मिलता है? It takes place in dry areas and the series progress from xeric to mesic condition। मतलब ड्राई एरियाज में प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी कहाँ तक पहुँचेंगे? मेसिक कंडीशन तक पहुँच जाएंगे। मतलब उनकी स्टार्टिंग होगी वेट कंडीशन से, लेकिन एंडिंग होती जाएगी उनकी ऐसे स्टेज में आके वो रुक जाएंगे जहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा पानी हो ना तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, मतलब लैंड। ओके, ऑल राइट। हेंस both hydrarch and xerarch succession leads to medium water conditions, that is mesic, neither too dry nor too wet। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मेसिक कंडीशन। देखो इसका आपको एक एग्जाम्पल बताया गया है, ये देखो यहाँ पर, ये हाइड्रार्क सक्सेशन का एग्जाम्पल है। प्लांट की स्पीशीज पहले पानी में ग्रो होना स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे करके वो स्पीशीज ने जो लैंड प्रेजेंट है उसमें अपना रूट्स बनाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके वही प्लांट्स जो पहले पानी के अंदर सबमर्ज्ड थे, सबमर्ज्ड मतलब जो पानी में डूबे हुए थे, धीरे धीरे करके वो प्लांट्स पानी के अपर लेयर में आके फ्लोट होने लगे। फिर धीरे धीरे करके अपर लेयर में भी और बेस में भी हमको प्लांट्स देखने को मिले। फिर नेक्स्ट अब ये प्लांट्स बहुत बड़े ग्रो हो रहे हैं और नीचे पानी का लेवल कम होते जा रहा है, और धीरे धीरे करके पानी ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा और सिर्फ बचेगा लैंड, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। और ये कौन सी कंडीशन में देखा जाता है? मेसिक कंडीशन में। तो ये वाटर हाइड्रार्क वाला एग्जाम्पल है। देखो पीछे जाते हैं, ये पढ़ रहे थे हम। द स्पीशीज, पहले ये पढ़ लो फिर आपको मैं वो डायग्राम वापस बताती हूँ। द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया, बेयर मतलब बंजर इलाका, बैरन, बैरन मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जीरो न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ऐसे इलाके को हम बेयर बोलते हैं या बैरन बोलते हैं। तो ऐसे स्पीशीज जो किसी भी बंजर इलाके में ग्रो होते हैं उसको हम पायनियर स्पीशीज बोलते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक, जब भी किसी पत्थर के ऊपर कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, These are usually क्रस्टोस लाइकेंस। तो आपने देखा होगा नदी समुंदर के पास पत्थर के ऊपर बहुत बार काई लग जाती है, तो वो काई अलगे नहीं होती है, वो काई क्या होती है? वो लाइकन होती है। लाइकन मतलब क्या होता है? आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लाइकन्स आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ अलगे एंड फंजाई। लाइकन्स आर नथिंग बट व्हाट? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अलगे एंड फंजाई। तो प्राइमरी सक्सेशन की अगर हम बात करें तो समझो कोई रॉक है और इस रॉक के ऊपर आप कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं क्रस्टोस लाइकेंस। क्रस्टोस मतलब इनके पास एक पर्टिकुलर टाइप की स्पेशल शुगर होती है जो इनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है, और लाइकन मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलगे एंड फंगस। मैंने आपको बोला ना, अलगे फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, फंगस वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। सो दीज आर एबल टू सेक्रीट एसिड्स टू डिसॉल्व रॉक। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? ये पत्थर के अंदर ऐसे एसिड, क्योंकि ये पत्थर के ऊपर ही ग्रो हो रहे हैं, तो ये पत्थर के ऊपर ऐसे एसिड रिलीज करेंगे जिसके वजह से पत्थर जो है धीरे धीरे करके डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, और जब पत्थर डिसॉल्व होगा तो हमको क्या मिलेगा? सॉइल मिलेगा, और फिर इस सॉइल में सेकेंडरी सक्सेशन देखने को मिलेगा। सो इट हेल्प्स इन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब ये जो एसिड है ये रॉक को ब्रेक करने में हेल्प करता है। सो इट हेल्प्स इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन। दीज पेव द वे, पेव द वे मतलब क्या होता है? मेक द वे। पेव का मीनिंग क्या होता है? रास्ता बनाना। सो दीज मेक द वे फॉर ब्रायोफाइट्स। तो इसके वजह से क्या होता है कि जब आपके पत्थर से सॉइल फॉर्म होती है तो इस सॉइल में जो सबसे फर्स्ट प्लांट्स देखे जाते हैं वो है ब्रायोफाइट्स। कौन से प्लांट्स हैं? ब्रायोफाइट्स। सो इट गिव्स राइज to bryophytes, mosses that are able to take hold in the small amount of soil। मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स और मॉसेस, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था किंगडम प्लांटे में। ये ऐसे टाइप के प्लांट्स हैं जिनको ग्रो होने के लिए ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी सॉइल, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स में भी ये ग्रो हो सकते हैं। दे आर विथ टाइम सक्सीडेड बाय हर्बेशियस प्लांट। देखो क्या बोला गया हमको इधर पे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्लांट्स हर्बेशियस प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब थोड़े बड़े प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट होंगे। एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस अल्टीमेटली अ क्लाइमेक्स
a stable climax forest community is formed. The climax community remains stable as long as the environment remains unchanged. तो धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये हर्बेशियस प्लांट्स बनाएंगे, हर्बेशियस प्लांट्स धीरे धीरे करके और बड़े बड़े प्लांट्स बनाएंगे, और ये बड़े बड़े प्लांट्स धीरे धीरे करके क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाएंगे, और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक एनवायरनमेंट चेंज ना हो। जब तक आपका एनवायरनमेंट सेम रहेगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी सेम रहेगी। देखो आगे क्या बताया गया है, इन प्राइमरी सक्सेशन ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट, मतलब हमको पानी में ग्रो होने वाले प्लांट्स का एग्जांपल दिया है। ये देखो स्टेप्स नंबर 1 to 7। तो देखो इधर पे क्या बताया गया, एक बार फिर से ये देख लेते फटाक से, मैंने पहले आपको ये बता दिया था। हाँ, तो स्टेप नंबर 1 में क्या बोला गया है, द पायनियर्स आर स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन आपके पायनियर स्पीशीज है। मैंने आपको क्या बोला था, पायनियर स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच ग्रो इन जीरो एरिया, मतलब इन एम्प्टी एरिया जहाँ कुछ नहीं होता है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स अपने पायनियर स्पीशीज हैं। जैसे जैसे ये स्पीशीज बनेंगे, ये स्पीशीज मरेंगे, तो इनका बचा हुआ पार्ट से पानी के अंदर न्यूट्रिएंट फॉर्म होना स्टार्ट होगा, जिसके वजह से न्यू प्लांट्स ग्रो होंगे, और उन प्लांट्स को हम बोलते हैं सबमर्ज प्लांट्स। जो पानी के अंदर प्लांट्स ग्रो होते हैं, एकदम नीचे बेस में जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं पानी में डूबे हुए, उनको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स। फिर धीरे धीरे करके आपको फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ प्लांट्स पानी के नीचे अभी भी हैं और कुछ प्लांट्स ऊपर सरफेस पे आके फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। फिर नेक्स्ट 4th स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, रीड स्वैम्प स्टेज। मतलब यहाँ पर आपके ये प्लांट्स सरफेस में जो थे अब ये लंबे हो गए, मतलब जो प्लांट्स अपने पानी के लेयर के ऊपर जाकर फ्लोट कर रहे थे उन्होंने अपना स्टेम का ग्रोथ कर दिया और वो पानी के लेवल तक पहुंच गए, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक लंबे लंबे प्लांट्स। फिर आता है मार्च मीडियो स्टेज। मार्च मीडियो स्टेज में क्या देखने को मिलता है आपको, बहुत बड़े प्लांट्स और पानी का लेवल एकदम कम हो गया है। फिर स्क्रब स्टेज, यहाँ पर अब पानी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, पूरा पानी का लेवल कम हो गया है। और लास्ट आता है क्लाइमेक्स स्टेज, जहाँ पर आपका फॉरेस्ट बन जाता है और पानी खत्म हो जाता है। सो सी, सबसे पहले क्या बताया, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फिर सबमर्ज स्टेज, फिर फ्लोटिंग स्टेज, फिर फ्री फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प, मार्च मीडो, स्क्रब, फाइनली द ट्रीज। तो इतने सारे लेवल के बाद स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 7 तक पहुंचने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये एक दिन या 2 दिन में नहीं होता है, हजारों लाखों साल लग जाते हैं ये ग्रोथ देखने के लिए। और क्लाइमेक्स एंडिंग में हमको क्या देखने को मिलता है, इट इज़ अ फॉरेस्ट। सो विथ पैसेज ऑफ टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे हमको क्या देखने को मिलता है कि अब पानी बचा ही नहीं है, पानी किस में कन्वर्ट हो गया, लैंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये था वाटर एक्वाटिक, मतलब वाटर हैबिटेट के बारे में, प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल हमको दिया गया है लैंड के बारे में। सेम मैंने आपको क्या बोला था, सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर पहले से कुछ स्पीशीज थी लेकिन अब वो स्पीशीज ये क्या बोलते हैं, अब वो स्पीशीज नहीं है, मतलब अब वो स्पीशीज देखने को नहीं मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। देखो इधर पे क्या बोला गया है, ये भी प्राइमरी सक्सेशन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये ड्राई प्लांट्स के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है ये, ड्राई प्लांट्स के। तो देखो पहले जहाँ पर लावा था, जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ पायनियर स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट हुए। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्पीशीज बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और फाइनली हमको क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिला, जहाँ पर हमको फॉरेस्ट देखने को मिला। अब सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपको आपके टेक्स्ट बुक का एक डायग्राम है जो अभी आपको दिखाई देगा, उसमें आपको क्या बताया गया है, द स्पीशीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द एनवायरमेंट एज ऑल्सो द सीड्स और अदर प्रोपेग्यूल्स प्रेजेंट। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होता है, जहाँ पर पहले से कुछ ना कुछ सॉइल, कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट हो। Since soil is already there, the rate of succession is much faster and hence climax is also reached more quickly. तो अब देखो आपके टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है फिगर नंबर 14.14, इसमें आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया जा रहा है, इसमें हमको सीक्वेंस बताया जा रहा है। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 8 तक का सीक्वेंस बताया जा रहा है। इसमें इस सीक्वेंस में हमको क्या दिखाया जा रहा है कि आपके जो प्लांट्स हैं पहले देखो कैसे ग्रो हो रहे हैं। 1 मिनट मैं भी ये डायग्राम देख लूँ ज़रा, 1 सेकेंड। हाँ यस, गिव मी अ सेकेंड, मेरे सामने ही है। हाँ तो देखो इस स्टेज में हमको क्या दिखाई दे रहा है, आपको लाइन से आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिखाई दे रहा है, आपका ये जो टेक्स्ट बुक का इमेज, आपके टेक्स्ट बुक का जो इमेज आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट स्टेज में फॉरेस्ट था, फिर सेकंड स्टेज में फॉरेस्ट में आग लग गई, मतलब जहाँ पर पहले से प्राइमरी सक्सेशन था वहाँ पर उसी फॉरेस्ट में आपने आग लगा दी, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आग लगने के बाद पूरा का पूरा फॉरेस्ट तबाह हो गया, लेकिन लैंड तो अभी भी प्रेजेंट है ना, सॉइल तो अभी भी प्रेजेंट है। अब स्टेज नंबर 5 में उसी सॉइल में न्यू प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे करके स्टेज
6, स्टेज 7 और स्टेज 8 में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सारी स्पीशीज डेवलप हो गई, ग्रो हो गई और आपको फाइनली फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो समझ में आया आपको कि सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट क्यों होता है? क्योंकि वहां पर पहले से प्राइमरी सक्सेशन था, बस प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन सॉइल तो प्रेजेंट है। और प्राइमरी सक्सेशन के टाइम पे तो सॉइल भी नहीं थी, पानी से प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हुए या लावा में से ग्रो होना स्टार्ट हुए प्लांट। ये देखो यहाँ पर लावा था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ से पायनियर स्टेजेस ग्रो होना स्टार्ट हुए। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है वहां से जब कोई स्पीशीज ग्रो होती है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, और जहाँ पहले से कुछ था अब न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रही है तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। आगे देखो क्या बताया है, it is important to understand that succession, particularly primary succession, is a very slow process। तो ये चीज़ अच्छे से समझो कि प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो प्रोसेस है। इट रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर क्लाइमैक्स टू बी रीच, मतलब प्राइमरी सक्सेशन का क्लाइमैक्स देखने के लिए हज़ारों साल लगेंगे, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन काफ़ी फास्ट होता है। सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट टू अंडरस्टैंड इज दैट ऑल द सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और ऑन लैंड प्रोसीड टू सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी द मेसिक। और कोई भी टाइप का सक्सेशन हो, हाइड्रार्क सक्सेशन हो या जेरार्क सक्सेशन हो, मतलब कोई भी प्लांट्स वाटर में ग्रो हो या लैंड में ग्रो हो, अल्टीमेटली ये कहाँ पर जाकर रुकेंगे? मीडियम कंडीशन में, मेसिक कंडीशन में, जहाँ थोड़ा पानी थोड़ा लैंड दोनों होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारे आज का जितना भी हमने सेशन पढ़ा अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, हमें सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। चलो, आज आपके बायोलॉजी का और एक चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में से 3 से 4 मार्क्स का वेटेज है। हमने ऑलरेडी डिलीटेड क्वेश्चंस, इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है उसका वीडियो डाल दिया है। सो प्लीज़ डिलीटेड क्वेश्चंस का वीडियो देखो, और इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ MCQs पढ़ के जाने, सब कुछ डिलीटेड है। तो सिर्फ MCQs पढ़ो, थियोरी पढ़ो, तो आपको MCQ भी आ जाएंगे और आपके हाथ में 4 मार्क्स आ जाएंगे। 4 मार्क्स कम नहीं होते हैं, टॉप कर सकते हो, 100 में से 100 आ सकते हैं 4 मार्क्स की वजह से। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और इस चैनल को शेयर कर दो जितना हो सके उतना। और हम कोशिश कर रहे हैं आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की, लेकिन आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए तो दोनों का साथ बना रहेगा और दोनों को मदद मिलेगी। चलिए, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।